जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा केमिस्ट्री पर। दोस्तों केमिस्ट्री का हमने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है कार्बन। दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना प्यारा सा चैप्टर कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक में दोस्तों प्राकृतिक में दोस्तों कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं। क्लियर है? तो कार्बन में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? यौगिक पाए जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों कार्बन एक नॉन मेटल है, यानी कार्बन दोस्तों एक अधातु तत्व है। क्या है दोस्तों? अधातु तत्व है। तो कार्बन क्या है दोस्तों? एक अधातु तत्व है। ये भी पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों कार्बन की। तो जानते ही आप कि जीवन में हम जितनी भी वस्तुओं का यूज करते हैं, क्लियर है, हम अपने जीवन में जितनी भी वस्तुओं का यूज करते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है। क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल्स हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए शक्कर। क्लियर है दोस्तों? शक्कर का हम यूज करते हैं जिसे हम चीनी बोलते हैं, तो उसमें भी दोस्तों कार्बन होता है। लकड़ी, क्लियर है, लकड़ी का इस्तेमाल भोजन बनाने में क्लियर है करते हैं, तो लकड़ी में भी दोस्तों क्या होता है? कार्बन होता है। क्लियर है? और रही बात दोस्तों पेट्रोल हुआ, कपड़ा हुआ, क्लियर है, पेट्रोल में भी कार्बन पाया जाता है। क्लियर है? कपड़ों में, क्लियर है, यहाँ तक कि हमारी स्वयं की बॉडी में यानी मानव बॉडी में भी दोस्तों कार्बन की मात्रा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर साधारण भाषा में कहा जाए कि जीवन में हम जितनी भी वस्तुओं का यूज करते हैं, जितनी भी वस्तुओं का यूज हम अपने जीवन में करते हैं दोस्तों, उन सब में कार्बन की मात्रा रहती है। बस किसी में ज़्यादा रहता है तो किसी में कम, यही फर्क होता है। क्लियर दोस्तों? आशा है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इसको मिटाएं दोस्तों, तो समझ गए हैं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी इस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 6 होता है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। समझ में आइए? तो प्रकृति में कार्बन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राकृतिक में या प्रकृति में कार्बन कितने प्रकार से पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्राकृत में कार्बन कितने प्रकार से पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार? एक मुक्त रूप में होता है, दूसरा क्या होता है? संयुक्त रूप में होता है। तो पहला कौन सा होता है? मुक्त रूप में। क्लियर है? और दूसरा क्या होता है दोस्तों? संयुक्त रूप में। क्लियर है? अभी हम एक एक करके समझेंगे कि मुक्त रूप में कौन से कार्बन पाए जाते हैं और संयुक्त रूप में कौन से कार्बन पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रकृति में कार्बन 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक होता है मुक्त रूप में, दूसरा होता है संयुक्त रूप में। पहला हम पॉइंट समझेंगे कि मुक्त रूप में कौन कौन से कार्बन पाए जाते हैं। क्लियर है? प्रकृति में तो ध्यान दीजिए, मुक्त रूप में ओनली क्या होता है? कार्बन होता है। यानी मुक्त रूप में क्या होता है? ओनली क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है। क्लियर है? तो मुक्त रूप में सिर्फ है क्या होता है? कार्बन होता है। क्लियर है? सिर्फ
कार्बन ही होता है मुक्त रूप में, दूसरे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो इसमें दूसरे एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, ये पॉइंट अपने दिमाग पे बिल्कुल भी सेट करिए। तो मुक्त रूप में दोस्तों क्या होता है, ओनली कार्बन पाए जाते हैं, सिर्फ कार्बन उसमें होता है और दूसरे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं मुक्त रूप में। अब दोस्तों माइंड में चल रहा हो कि ये कौन से ऐसे तत्व हैं, क्लियर है, जो मुक्त रूप में होते हैं, अर्थात उसमें सिर्फ कार्बन ही होता है और दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है हीरा। क्या है दोस्तों, हीरा। हीरा में सिर्फ क्या होता है दोस्तों, कार्बन ही पाया जाएगा और दूसरा एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी दोस्तों किस अवस्था में है, मुक्त रूप में है, मुक्त अवस्था में है। तो इसमें भी सिर्फ कार्बन पाया जाता है और दूसरा एलिमेंट नहीं पाया जाता है। फुलेरीन और ग्रेफीन, इसको भी आप याद करेंगे। क्या दोस्तों, फुलेरीन और चौथा है ग्रेफीन, क्लियर है। तो ये भी एग्जाम्पल आप दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है और दूसरे एलिमेंट नहीं होते हैं। समझ में आइए। आशा है कि ये पॉइंट आपके माइंड में क्या होगा, सेट हो गया होगा। अब जानेंगे हम संयुक्त रूप में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, संयुक्त रूप। इसको मिटा देते हैं, तब उसके बारे में हम लोग जानते हैं संयुक्त रूप में। तो हेडिंग हम क्या डालेंगे, संयुक्त रूप। देखिए ये क्या है, हेडिंग संयुक्त रूप में। तो चलिए अब बात करते हैं संयुक्त रूप में कौन कौन से संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों कार्बन दूसरे तत्व के साथ मिलकर क्या बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है। तो कार्बन क्या करता है, ध्यान दीजिए, कार्बन ये दूसरे तत्व के साथ, किसने, दूसरे तत्व के साथ मिलकर क्या बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है। क्लियर है। तो कार्बन किसके साथ मिलता है, यानी कोई दूसरा तत्व से मिलेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, यौगिक का निर्माण करेगा। ये संयुक्त रूप की परिभाषा है। क्लियर है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि संयुक्त रूप में कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल होते हैं, तो जैसे आप याद रखे रहिए दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप बिल्कुल भी दिमाग में सेट लीजिए, क्योंकि ये कार्बन जो है दूसरे तत्व यानी CO2 के साथ मिलकर यौगिक का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है C6, क्या, C6H12O6, क्या, C6H12O6, क्या दोस्तों, O6, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। समझ में आइए। और तीसरा एग्जाम्पल आपको रखना है पेट्रोल, चौथा शक्कर, कोयला। क्लियर है। पेट्रोल हुआ, क्लियर है, शक्कर हुआ। ये ऐसे दोस्तों मतलब एग्जाम्पल हैं जो किसमें कार्बन दूसरे तत्व के साथ मिलकर क्या करता है, यौगिक का निर्माण कर देता है। समझ में आया दोस्तों। शुष्क वर्ब भी इसमें आ जाता है। तो ऐसे पॉइंट इसको दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आशा है कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसको मिटाते हैं और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो कार्बन के अपर रूप पे होगा। क्या होगा दोस्तों, कार्बन के अपर रूप में होगा। तो कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं दोस्तों, एक ही एलिमेंट, क्या, एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप, समझ रहे ना, एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी द्रव्यमान, बॉइलिंग पॉइंट, मास अलग अलग होने पर केमिकल प्रॉपर्टी समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इसका याद रखें।
इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और क्या है, फुलेरेन। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखिए कि क्यों कार्बन के अपरूप हैं। क्लियर है, जिनके क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी द्रव्यमान, बॉइलिंग पॉइंट और मास अलग अलग होने पर होते हैं। क्लियर है। आइए बात करते हैं दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट में थोड़ा अंतर देखते हैं। क्लियर है। बात हम किसकी करेंगे दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट, इसमें कुछ अंतर है, उस अंतर को हम लोग जानते हैं। हीरा की बात करते हैं दोस्तों, ये एक बेड कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ एलिमेंट है। कहने का तात्पर्य विद्युत का कुचालक होता है। यानी ये क्या है दोस्तों, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब समझ रहे हैं, यानी इसमें करंट नहीं प्रवाहित हो सकता है हीरा में। तो हीरा में दोस्तों करंट नहीं प्रवाहित हो सकता है, ये पॉइंट दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। और ग्रेफाइट की बात करते हैं दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब अब ग्रेफाइट में करंट यानी बिजली का करंट अगर लगा दें तो ये आसानी से इसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। तो समझ में आया, हीरा क्या है दोस्तों, कुचालक पदार्थ है, यानी इसमें करंट नहीं प्रवाहित होगा, किसी भी प्रकार का टेम्परेचर नहीं प्रवाहित हो सकता है। जबकि ग्रेफाइट में ये सब हो सकता है, यानी इसमें करंट और टेम्परेचर मतलब एक प्रकार प्रवाहित हो सकता है। समझ में आया दोस्तों। अगर हम बात करते हैं हीरा की, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसका गलनांक बहुत ही हाई होता है। तो क्या है दोस्तों, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, यानी ये इसको अगर हम गर्म करते हैं दोस्तों, तो इसको हाई से हाई टेम्परेचर देंगे तब जाके ये एक प्रकार से पिघलेगा, अन्यथा नहीं पिघलेगा। तो क्या है दोस्तों, हीरा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। समझ रहे हैं ना। तो हीरा क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, ये पॉइंट जानते रहिए। समझ में आया। और ग्रेफाइट की बात करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट की बात है, ये मतलब एक प्रकार से हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है हीरा के मुताबिक। क्लियर है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर अगर हम बात करते हैं हीरा होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, प्राकृतिक पदार्थों में अगर हम बात करते हैं, पदार्थों में सबसे कठोर हीरा होता है। क्लियर है। तो प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है दोस्तों, हीरा ही होता है। दोस्तों हीरा द्रव में नहीं घुलता है। समझ रहे हैं ना, हीरा द्रव में नहीं घुलता है, पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। क्लियर है। हीरा दोस्तों द्रव में नहीं घुलता है। क्लियर है। जबकि क्या होता है, पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। समझ में आ गया। तो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है क्या, हीरा। और ये द्रव में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं एक प्रकार से गलता है। समझ में आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट इसमें और भी पूछता है दोस्तों कि बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। यानी बिक्री में भार की इकाई, हीरे की बात कर रहे हैं तो वो कैरेट में मापा जाता है। क्लियर है। और एक कैरेट बराबर, क्लियर क्या, एक कैरेट बराबर क्या होता है, 0.2 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर है। तो एक कैरेट बराबर कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है। क्लियर है। और बिक्री में देखा जाए तो हीरे को हम कैरेट में मापते हैं, ये भी जानते रहिए। ग्रेफाइट की बात करते हैं दोस्तों, इसका अगर हम यूज की बात करते हैं, आखिरकार ग्रेफाइट का हम यूज कहाँ करते हैं, तो पेंसिल देखें, बचपन में आप लोग पेंसिल से ही लिखे होंगे। तो पेंसिल का जो नोक होता है उसी में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं दोस्तों, पेंसिल के नोक में। जो देखते हैं ना, पेंसिल को जब छीलते हैं कटर से तो उसमें काला काला दिखता है ना बीच में, जिससे क्या होता है वो चलता है ना, तो वही है क्या, ग्रेफाइट है। समझ में आया। आशा है कि आपको समझ में आ गया। दोस्तों इसे काला शीशा भी कहा जाता है। यानी ग्रेफाइट को
क्या कहते हैं दोस्तों, काला सीसा भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि काला सीसा किसे कहते हैं, तो दोस्तों काला सीसा ग्रेफाइट को बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए दोस्तों। और भी पॉइंट है दोस्तों, और इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग भी किया जाता है। क्लियर है। मानव निर्मित अगर पूछता है सबसे कठोर धातु, यानी मानव ने सबसे कठोर धातु को किसने बनाया, कौन से बनाया है, तो ये ध्यान दें। तो मानव निर्मित सबसे कठोर धातु क्या है दोस्तों, वो है टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन। ये पॉइंट जानते रहिए। तो मानव निर्मित सबसे कठोर धातु टंगस्टन, और प्रकृति के द्वारा निर्मित सबसे कठोर धातु हीरा है। तो ये पॉइंट जानते रहिए। समझ में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरा और ग्रेफाइट में आप अंतर समझ ही गए होंगे। समझ में आए दोस्तों। ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल भी आसान है, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको कभी भी मत अपने माइंड से निकलने देना। समझ में आइए। तो इसको मिटाएं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग बनेगा वो हम बात कर रहे थे संयुक्त रूप में। तो संयुक्त रूप में क्या है, आइए थोड़ा एक पॉइंट इसमें से जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों। जैसे हमने बताया था कि संयुक्त रूप, क्लियर है, एक मुक्त रूप में होता है, एक संयुक्त रूप में। संयुक्त रूप में बात कर रहे हैं ना, कोयले में कार्बन C, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, सल्फर S, फास्फोरस भी पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों। बात कर रहे हैं दोस्तों कोयले की, कोयले, क्लियर है, कोयला। तो कोयला में कार्बन क्या, C, क्लियर है, और हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, क्लियर है, हाइड्रोजन H, और तीसरा है नाइट्रोजन N, क्लियर है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एक और हमने बताया था सल्फर और फास्फोरस। क्लियर है। तो चौथा सल्फर, इससे हम यस से, और पांचवा है फास्फोरस, क्लियर है। तो ये पॉइंट जानते हैं। क्लियर है, ये कोयला है। समझ में आइए। तो कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है। तो कोयले में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लियर है। और कोयला संयुक्त रूप में होता है, ये भी जानते रहिए। कोयले में दोस्तों कार्बन की अलग अलग मात्रा होती है, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाता है। कोयला दोस्तों कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से कोयले हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, आइए इसको हम जानते हैं। पहले हम दोस्तों इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद हम चारों प्रकार के कोयले के बारे में जानेंगे, और उसमें क्या क्या कार्बन की मात्रा है वो भी हम जानेंगे। क्लियर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है। तो चलिए बताइए पहला कोयला का नाम, एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयला। समझ में आइए। तो पहला कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा कोयला कौन सा है दोस्तों, वो है बिटुमिनस कोयला। कौन सा दोस्तों, यानी बिटुमिनस कोयला। क्लियर है। चलिए तीसरे कोयले का नाम बताओ, जल्दी सोचो। तीसरे कोयले का नाम क्या है, जल्दी बताइए। लिग्नाइट कोयला है। क्लियर है। तीसरा क्या है, लिग्नाइट कोयला। और चौथा जान ही रहे हैं दोस्तों, पीट कोयला। सबसे रद्दी क्वालिटी का कोयला क्या होता है, पीट वाला होता है। तो सबसे 1 नंबर का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस कोयले का, फिर लिग्नाइट, सबसे रद्दी क्वालिटी का कोयला दोस्तों कौन होता है, पीट कोयला होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। इससे पूछता है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग कितना होता है। तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 90% से क्या होता है,
अधिक कार्बन देखने को मिल जाता है। यानी सबसे अच्छा कौन सा कोयला जलेगा? एंथ्रासाइड कोयला ही जलेगा। उसके बाद 45 से 90% जो कार्बन की मात्रा है वो बिटुमिनस में पाया जाता है। 45 से 90% क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 25 से 30% कार्बन की मात्रा देखने को मिलता है। 25 से 30% लगभग माना जाता है। और रही बात लास्ट की बात करते हैं, पीट कोयला में 27% तक कार्बन इसमें होता है। तो कितने % तक कार्बन होता है? 27% तक कार्बन होता है। तो ये समझ में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयले का क्या नाम है दोस्तों? एंथ्रासाइड कोयला। कितने % होता है कार्बन की मात्रा? 90% से अधिक होता है, बहुत अच्छा जलता है। क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरा है बिटुमिनस कोयला, जो कि 45 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला में 25 से 30% होता है। और पीट कोयला में दोस्तों 27% तक कार्बन होता है। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस की। मिटाएंगे इसको। चलिए, तो अगली हेडिंग क्या होगी दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए बात करेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसके बारे में जानेंगे। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, किस नाम जानते हैं? ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? DRY, ड्राई आइस के नाम से भी हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से होता है। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों इसे ही शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से पुकारते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। समझ में आया? यह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ठोस रूप होता है दोस्तों, जिसे गर्म करने पर सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को अगर हम गर्म करते हैं तो सीधे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? यानी ये द्रव नहीं बनेगा, सीधा दोस्तों ये गैस में भाप बनकर उड़ जाएगा। ये पॉइंट जानते रहे। क्लियर है? इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। अब आपके माइंड में समझ में आ गया होता। आइस क्रीम बनाने में करते हैं। क्लियर है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सीधे अगर इसको गर्म किया जाए तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में करते हैं। ये पॉइंट समझ लीजिए। समझ में दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, अगला हाइड्रोजन के बारे में। क्लियर है? तो हाइड्रोजन क्या है, आइए इसका इस्तेमाल क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग जानते हैं पॉइंट। क्लियर है? तो हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ये पॉइंट सबसे पहले जानते हैं। तो आवर्त सारणी का क्या है दोस्तों? पहला तत्व है। समझ में आइए? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन H है। समझ में? तो हाइड्रोजन H क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है। प्राकृतिक में बात किया दोस्तों, प्रकृति में बात किया जाए तो यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? जल्दी बताइए। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। क्या है? हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और यह वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर विस्फोटक रूप से क्रिया करके जब जल का निर्माण करते हैं। क्लियर है? ये जानते रहिए। साथ ही साथ यह न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, यानी हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। क्लियर है? वायु प्रदूषण करता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। समझ में आया दोस्तों? अगर समझते हैं तो हाइड्रोजन, क्लियर है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों? H2O यानी जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है दोस्तों? H2O यानी जल बनाता है। साधारण जल का भार जो है दोस्तों 18 ग्राम होता है। क्लियर है? जानते रहिए। साधारण जल का भार
कितना होता है 18 ग्राम होता है। क्लियर है। तो साधारण जल का भार कितना होता है 18 ग्राम होता है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर ले। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स यानी समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं, या मान सकते हैं समस्थानिक पाए जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। पहला क्या है प्रोटीन, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है टाइटेरियम। क्लियर है। तो प्रोटीन पहला क्या है दोस्तों, प्रोटीन। दूसरा क्या है, जल्दी बताइए, दूसरा क्या है, दूसरा है ड्यूटीरियम है। क्लियर है। क्या है, ड्यूटीरियम है। क्लियर है। और तीसरा क्या है, ट्राइटियम। क्या है, ट्राइटियम है। ये पॉइंट जानते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, ट्राइटियम है। तो ये पॉइंट जानते रहिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटीन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। क्लियर है। ड्यूटीरियम की बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन से साथ क्रिया करता है। क्लियर है। तो ड्यूटीरियम किसके साथ, O2 के साथ क्रिया कर देता है, और क्रिया करके ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O, जब ड्यूटीरियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, D2O का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, D2O का निर्माण करता है। और इसे ही दोस्तों यानी D2O को हम क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं। क्या दोस्तों, भारी जल कहते हैं, जो कि मंदक के रूप में करते हैं। क्लियर है। ये चीज़ जानते रहिए, समझ में आइए। इसका आणविक भार दोस्तों 20 ग्राम प्रति मोल होता है। यानी इस D2O का आणविक आणविक भार कितना होता है, 20 ग्राम प्रति मोल होता है। ये जानते रहिए, 20 ग्राम प्रति मोल होता है किसका, आणविक भार यानी D2O का। ऐसे भी सारे 20 इसमें दिख रहा है खुद। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। इसकी खोज पूछता है कि किसने किया था, यूरे और वासरवन ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, यूरे और वासरवन ने की थी। क्लियर है। ये 2 व्यक्तियों का नाम याद रखिए, यूरे और वासरवन ने ड्यूटीरियम की खोज की थी। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। ड्यूटीरियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है D2O का निर्माण करता है। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों भारी जल के नाम से जानते हैं। इसका आणविक भार 20 ग्राम प्रति मोल होता है। और ध्यान दीजिए, इसकी खोज की बात करते हैं तो यूरे और वासरवन ने इसकी खोज की थी। समझ में आया दोस्तों। भारी जल का उपयोग अगर पूछता है तो कहाँ करते हैं, इसका उपयोग की बात करते हैं दोस्तों। भारी जल के उपयोग अर्थात इसका हम कहाँ करते हैं उपयोग। क्लियर है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मंदक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, और शीतलक के रूप में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होता है। क्लियर है। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरीके से मंदक के रूप में हम किसका निर्माण करते हैं, किसका बताइए, जैसे D2O का निर्माण करते हैं यानी भारी जल का। क्लियर है। ये चीज़ जानते रहे। समझ में आया। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी की गति को रोक देता है D2O यानी भारी जल। समझ में आए। तो इसको मिटाएं तो आगे भी हमारा पॉइंट जारी है, तो आप लोग देखते रहिए अभी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे बड़ी पॉइंट इसमें पूछता है समुद्र का जल। देखिए ना दोस्तों, समुद्री जल को ध्यान दीजिएगा पीने योग्य बनाने के लिए या समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, समुद्री जल को शुद्ध कैसे करते हैं यानी पीने योग्य करते हैं। शुद्ध करने की प्रोसेस क्या दोस्तों, शुद्ध करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए, उत्क्रमण प्रोसेस कहते हैं। क्या दोस्तों, उत्क्रमण परासरण कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्क्रमण परासरण बोलते हैं। क्लियर है। तो समुद्री जल को शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, उत्क्रमण परासरण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होता, या इस इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। क्लियर है इंग्लिश में। तो समझ में आया, समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमण परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है। तो इसको आसानी से आप पी सकते हैं। क्लियर है।
हाइड्रोजन के उपयोग की बात करते हैं, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में करते हैं। ये चीज जानते रहेगा। क्या द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? रॉकेट ईंधन में करते हैं। रॉकेट ईंधन में हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग रेस्ट कर लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। समझ में आया? आइए दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और भी आपको बिल्कुल दिमाग पे सेट कर लेना है। वो क्या है दोस्तों? ये जाने, जो हाइड्रोजन होता है, क्या दोस्तों? हाइड्रोजन होता है, अगर हम इसे 150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दें, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में, तो ये वनस्पति तेल बनाता है। क्या बनाता है? तो वनस्पति तेल से क्रिया कराना है, ऐसे मान सकते हैं, लिख के बताते हैं। वनस्पति क्या है दोस्तों? तेल है, और इसे हमें क्रिया कराना है H से, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। किससे कराना है दोस्तों? हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। क्लियर है? और ये जो क्रिया कराना है दोस्तों, कितना टेम्परेचर देना है? 150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना है। तो 150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना है, वो भी किसकी उपस्थिति में देना है? निकल की उपस्थिति में देना है। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, तो ये वनस्पति घी का निर्माण करता है। क्या बनाता है दोस्तों? वनस्पति घी बना देता है। घी खाए हैं ना, तो वही चीज़ है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन से हम क्रिया करते हैं और इसे हम 150 से 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर निकल की उपस्थिति में देते हैं, तो ये क्या बना देता है? वनस्पति घी बना देता है। समझ में आया दोस्तों? इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं इस प्रोसेस को, जो हम वनस्पति घी अभी बनाए। क्लियर है? तो हैबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है, ये जानते हैं। तो हैबर विधि में क्या होता है? हाइड्रोजन किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है दोस्तों। अमोनिया जल में घुलनशील होता है और इसे टीयर गैस की तरह यूज भी किया जाता है। क्या करते हैं तो किसके रूप में करते हैं? टीयर गैस के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे भी प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है, इसीलिए हमने इस पर चर्चा किया। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, समुद्र के जल को, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? या कहने तात्पर्य है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये है। तो खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यानी समुद्र के पानी को पीने योग्य या समुद्र के पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऐसे ही मान सकते हैं। समझे? प्रश्न वही है, घबराना मत। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में सबसे अधिक मात्रा में कोयला कार्बन होता है? यानी कोयले के निम्न प्रकारों में से सबसे अधिक कोयला कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? ये चीज़ है। यानी एंथ्रासाइड में पाया जाता है, बिटुमिनस में पाया जाता है,
कि लिग्नाइट में कि पीट में, प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्लियर है दोस्तों। अगला है पॉइंट याद रखना है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का लेड किसका बना होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा है, मानव निर्मित सबसे कठोर धातु, धातु का नाम क्या है? क्लियर है। पांचवा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पांचवा है प्रश्न कि पांचवा दोस्तों वनस्पति तेल, यही बात बताइए, वनस्पति तेल के हाइड्रोजन में निम्नलिखित में से क्रिया करके बनाया जाए, किस क्रिया बनाए? तो ऐसे बोल सकते हैं कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, क्लियर है, वनस्पति को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनता है, ऐसा मान सकते हैं। निकेल की उपस्थिति में क्या बनता है, ये प्रश्न बताइएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा 5 क्वेश्चन जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षाओं में, हाँ इससे भी बन सकते हैं, नहीं बन सकता है, लेकिन आप अगर वीडियो को अच्छे देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो ये प्रश्न आसान होगा आपके लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा छोटा सा लेक्चर था, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझा और पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के ऐसे ही एक और प्यारे चैप्टर के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।